सभी को मेरी शुभकामनाएं इस नए वर्ष के पुराने कार्य को आगे ले जाने के लिए। वर्ष नया हो गया, कक्षाएं बच्चों की बदल गई, लेकिन जो पढ़ाने की जो तरीके हैं उसमें पिछले साल जो हम लोगों ने योजना बनाई थी कि अब हम लोग केवल सुन करके नहीं सीखेंगे, हम लोग करके सीखेंगे, उस मुहिम में अभी लगे रहना है। और क्योंकि लास्ट ईयर भी हम लोगों की सफलता अच्छी खासी रही है, तो उस सफलता के आधार पर हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है और हम लोग इस वर्ष भी करके सीखने की जो चुनौती है उसे स्वीकार करेंगे और उस पर आगे बढ़ेंगे। नए वर्ष की शुरुआत के साथ ही जब बच्चों की किताब बदल गए हैं, यानी कि जब छठा के बच्चे 7वें में चले आए, 7वें के बच्चे 8वें में चले आए, और जो बच्चे 5वें में थे वो अभी 6ठे में पहुंच गए हैं, तो उन बच्चों को तो मालूम नहीं है कि किस तरीके से हम करके सीखेंगे। इन बच्चों के पास जो भी किताबें हैं, उन किताबों को वो करने के लिए, उसमें जो गतिविधियां लिखी हुई हैं, उन गतिविधियों को करने के लिए उन्हें फिर से शिक्षकों को प्रेरित करने की जरूरत होगी और उन गतिविधियों को करके दिखलाना होगा। लास्ट ईयर का अनुभव बहुत अच्छा रहा है। शिक्षक अधिकांश भी बदल गए हैं। मजेदार बात इस वर्ष के लिए यह है कि बहुत जगह शिक्षक भी बदल गए हैं। अभी बीपीएससी से नए शिक्षक आए हैं, तो उसमें कुछ जो प्राथमिक स्तर के शिक्षक थे वो अभी आपको 6 to 8 में आए होंगे, और 6 to 8 के जो शिक्षक हमारे साथ थे पिछले वर्ष की यात्रा में, वो अभी माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर पर चले गए हैं पढ़ाने के लिए। तो पूरे राज्य की जो स्थिति है उसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं वो लोग तो वही हैं, हम लोग जो स्टेट से कोऑर्डिनेट करते हैं, हम लोगों की टीम वही पुरानी टीम है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो बच्चे और शिक्षकों की जो टीम है, उन दोनों टीम में बदलाव हुआ है। शिक्षकों के टीम में भी नए शिक्षक आए हैं और बच्चों के टीम में भी नए बच्चे आए हैं। बच्चे वही हैं तो किताब बदल गई है, यानी कि हर जगह परिवर्तन ही परिवर्तन है। ये परिवर्तन थोड़े से ही है, लेकिन इस परिवर्तन के कारण अब और सतर्कता के साथ, उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। तो जो भी आपके पुस्तक का जो पहला चैप्टर होगा सिलेबस के हिसाब से, वो हमें लगता है कि अप्रैल माह से शुरू होता है, और अभी से ही ध्यान देने की जरूरत है कि हम केवल सुन करके या केवल बोल करके सिखाने की बात जो करते हैं उससे थोड़ा अलग हटेंगे, और पुस्तकों में जो प्रयोग दिए गए हैं, जो तथ्य है, उसके व्यवहारिक प्रयोग के लिए जो बातें कही गई हैं, उन पर हम लोग फोकस करेंगे। क्योंकि विज्ञान केवल पढ़ने की चीज नहीं है, विज्ञान अपनाने की चीज है। अपने जीवन में विज्ञान को अपनाना है। क्या, क्यों, कैसे, जब हम इन प्रश्नों का जवाब हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीने का जो स्तर है वो सीमित संसाधन में भी इम्प्रूव कर जाएगा। हम अपने पौष्टिक भोजन को कैसे इम्प्रूव करें, जो भी भोजन हमारे पास उपलब्ध है उसको किस तरीके से हम व्यवस्थित करें कि हमारा भोजन हमारे शरीर के अनुकूल हो जाए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, ये अपने नजरिए पर निर्भर करता है। तो इस तरीके का नजरिया, इस तरीके की आदत विकसित करने के लिए हम लोग प्रारंभ से ही चैप्टर 1 से ही हम लोग ध्यान देंगे कि हमें बच्चों के समक्ष किन किन बातों को प्रस्तुत करना है और किस प्रकार से प्रस्तुत करना है। तो कक्षा संचालन हेतु योजना का जो अभी पीपीटी आप लोग देख रहे हैं, उसमें इन्हीं बातों को लिखा गया है कि प्रथम पृष्ठ का अध्ययन एवं समझ बनाना है। हमारे कुछ शिक्षक नए जुटे हैं, हम हमारे टेक्निकल कोऑर्डिनेटर से हमारा अनुरोध रहेगा कि नए शिक्षकों के साथ फिर से थोड़ी आत्मीयता के साथ उन्हें फिर से बताना पड़ेगा कि वो 1 by 1 हर एक पढ़ने पर ध्यान देंगे, और जिस तरीके से वो पढ़े थे उससे तो थोड़ा अलग हट करके, और वो उस चीज को करके दिखाने के लिए अपने आप को तैयार रखेंगे। तो इसके लिए उनके सहयोग के लिए बताया गया है कि प्रथम पृष्ठ पर मैम आपकी आवाज नहीं आ रही।
जिन जिन तथ्यों पर चर्चा करनी है उसका व्यवहारिक जीवन में बच्चे प्रयोग कहाँ कहाँ पर देखते हैं या कर सकते हैं। जैसे पौष्टिक भोजन का भी हमने नाम लिया, तो पौष्टिक भोजन उनके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से वो अपने प्रतिदिन के आहार में पौष्टिकता का ध्यान रख सकते हैं, पौष्टिकता के महत्व को समझ सकते हैं, पौष्टिकता के को ध्यान में रखते हुए अपने आहार को नियंत्रित कर सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए उनका जो है वर्क संचालन किया जाएगा। अब इस तथ्य को जानने के साथ ही हमें उसके आगे की उसी योजना में हमें ये देखने की जरूरत होगी कि जो हमारा चैप्टर है उससे संबंधित अधिगम प्रतिफल क्या क्या हो सकते हैं। तो नेट पर भी आपको हर एक चैप्टर का अधिगम प्रतिफल दिया हुआ है। तो पाठ योजना को पढ़कर एक दिन पूर्व ही हमें तैयारी करनी होगी कि प्रत्येक कक्षा के संचालन के पूर्व हस्त पुस्तिका में दी गई संबंधित पाठ योजना को पढ़ेंगे। तो पाठ योजना को जब पढ़ेंगे तो आपको एक उस चैप्टर को पढ़ाने के लिए आपके अपने दिमाग में एक चित्र बन जाएगा, एक योजना बन जाएगी कि आप किस तरीके से प्रश्न पूछेंगे, किस तरीके से बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करेंगे, किस प्रकार का उदाहरण आप उन्हें देंगे, किस प्रकार की गतिविधि उनके सामने रखेंगे। तो ये और जो भी उदाहरण आप रखेंगे, जो भी गतिविधि आप देंगे, वो सभी उस तथ्य से संबंधित जो अधिगम प्रतिफल हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित है हमारे अधिगम प्रतिफल, तो उन अधिगम प्रतिफल की प्राप्ति के लिए हमें अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। जब हम एज ए शिक्षक हम अपने वर्ग कक्ष में हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे वर्ग के प्रत्येक बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर जो भी निर्धारित है, जो उद्देश्य, जो अपेक्षाएं निर्धारित हैं, उन्हें प्राप्त कर सकें, ताकि भविष्य में बिहार के बच्चे भी ऊंचे स्तर तक पहुंच सकें। अभी तक का की जो स्थिति है उसमें बिहार में जब नंबर लाने की बात होती है तो नंबर अच्छे आते हैं, हम किताबों में दी हुई जानकारी को पढ़ते हैं, रट लेते हैं, उसका उत्तर दे देते हैं और हमें अच्छे नंबर आ जाते हैं। लेकिन जब कुशलता की बात होती है तो हम कहीं ना कहीं पीछे पड़ जा रहे हैं और यही कारण है कि बिहार में मजदूरों की संख्या बहुत अधिक हो गई है। पढ़े लिखे मजदूर जो कि आराम से व्हाट्सएप कर लेते हैं, वो नंबर जानते हैं, वो व्हाट्सएप पर टाइप करना जानते हैं, वो अखबार पढ़ लेते हैं, लेकिन वो कंपनी के सीईओ नहीं बन पा रहे हैं, अभी मैनेजर नहीं बन पा रहे हैं। हमें अपने बिहार के बच्चे को कुशल नागरिक बनाना है। तो कुशल नागरिक बनाने के लिए उनके आदत में, उनके दृष्टिकोण में अभी से ही परिवर्तन की, बदलाव की जरूरत है। अभी यह बदलाव उन्हें खेलते खेलते हो जाएगा। वो किसी भी चीज को जब वो छुएंगे, पलटेंगे, उसके साथ खेलेंगे तो समझ जाएंगे कि हमें किस तरीके से उसका बेहतर प्रयोग कर सकते हैं। प्रकृति में ही सभी जगह विज्ञान उपलब्ध है, तो किस तरीके से वो उसकी बनावट है, किस क्या उसकी प्रकृति है, उससे क्या क्या फायदा हो सकता है, इन चीजों को यदि हम अपने हाथ से करेंगे, देखेंगे, दिखलाएंगे तो निश्चित रूप से हमें उनको करने में फायदा होगी। अभी पहले वाले पीपीटी में ही एक और है, हमारा तीसरा वाला पार्ट तो जो है, अभी हम दूसरे पार्ट की बात कर रहे थे कि पाठ योजनाओं को पढ़ेंगे, प्रथम पृष्ठ को पढ़ेंगे, इसके बाद है पाठ योजना को पढ़ेंगे। तो पाठ योजना को पढ़ने से एक रफ आइडिया हमें मिल जाएगा कि हमें कौन से उदाहरण, कौन सी गतिविधि करनी है आने वाली कक्षा में। इसके साथ साथ आपकी सुविधा के लिए वहाँ क्यूआर कोड दिए गए हैं, कुछ वीडियो बनाए गए हैं। उस क्यूआर कोड को स्कैन करने पर वो गतिविधियां आपको आपके मोबाइल पर दिख जाएंगी। तो बहुत सारे शिक्षक या अभी जो नए आए हैं या पुराने हैं, अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण गतिविधि को कैसे करेंगे उसमें थोड़ी झिझक हो सकती है, जो स्वाभाविक है। तो यदि क्यूआर कोड को स्कैन करके उन गतिविधियों को एक बार देख लेंगे तो गतिविधि को जब वो देखेंगे तो हो सकता है कि उन गतिविधियों में कुछ ऐसे सामग्री प्रयोग किए गए हों जो कि उनके पास
उस वर्ग कक्ष में उपलब्ध न हो। पहले से जब वो इन गतिविधियों को देख लेंगे तो वो अपने पास उपलब्ध सामग्री में से उन सामग्रियों की व्यवस्था कर सकते हैं जो कि उनके वर्ग कक्ष में या उनके विद्यालय परिसर में या उनके घर में उपलब्ध हो। तो गतिविधियों को निर्बाध रूप से पूरा करने के लिए इन गतिविधियों को एक बार देख केवल पढ़ने से काम नहीं होगा, क्यूआर कोड पर स्कैन करके एक बार उसे देख लेना होगा। तो प्रत्येक दिन की गतिविधियों को प्रमुख सवाल से जोड़कर कक्षा कक्ष संचालन करना जरूरी है। अब ये प्रमुख सवाल क्या है? तो एनईपी भी कह रहा है कि हमें केवल जानकारी देने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें उस जानकारी को अपने जीवन में प्रयोग करने के लिए सीखना है। तो प्रयोग करने के लिए सीखना है, कहाँ पर प्रयोग होगा वो जानकारी, कहाँ पर प्रयोग होगा, क्यों प्रयोग होगा, कैसे प्रयोग होगा, उसका बेहतर प्रयोग क्या है, यदि हम उसका बेहतर प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उसका दुष्प्रभाव क्या है। इस तरीके के जो सवाल हैं, इस सवालों पर हमें केंद्रित होना होगा ताकि हम यदि पौष्टिक भोजन की बात कर रहे हैं, आग लगने पर हमें कैसे बचना है, मिट्टी के कटाव से हमें कैसे बचना है, तो इन सब चीजों को आवश्यकता के अनुसार हम अपने जीवन में उतार सकें, इसे हम इम्प्लीमेंट कर सकें, उस जानकारी का हम फायदा उठा सकें। जानकारी तो बहुत है परंतु हम उसका जब प्रयोग नहीं करेंगे तो उस जानकारी का कोई महत्व नहीं है। और हमारे यहाँ तो जो भारतीय परंपरा में ये वैदिक काल से ही जानकारी को प्रयोग करने की प्रथा रही है, जो मैकेले सिस्टम के कारण अवरुद्ध हो गया, तो अब फिर से उसे लाने की कोशिश की जा रही है। तो आप लोग प्रथम पृष्ठ को पढ़ेंगे, इसमें जो गतिविधियां लिखी हुई हैं उसको स्कैन करके देख लेंगे और एक दिन पूर्व ही तैयारी कर लेंगे कि आपको अगले दिन की कक्षा में किन गतिविधियों को करने के लिए कौन कौन किस किस संसाधन की आवश्यकता है, और यदि समय रहे हो सके तो एक बार खुद से करके देख लेंगे ताकि जब आप वर्ग कक्ष में बच्चों के माध्यम से उसे करवाएंगे। वर्ग कक्ष में डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड नहीं है, यदि एक शिक्षक करके दिखला रहा है तो वो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड हो गया। जब हम बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांट देंगे और उन्हें करने का मौका देंगे तो ये होगा कि बच्चे अपने अनुभव से सीखेंगे। दोनों में बहुत बारीक सा फर्क है। जब हम बोर्ड पर कोई चीज लिख देते हैं तो वो चॉक एंड टॉक मेथड हो गया, जब हम उसी चीज को चार्ट पेपर पर उन्हें खोजने के लिए कहते हैं तो वो अलग मेथड हो गया, जब हम उन चीजों को समूह में खोजने के लिए कहते हैं तो यहाँ बच्चे खुद का अनुभव करेंगे। पत्ते की आकृति के अनुसार उस पेड़ का क्या नाम है, यदि बच्चे खुद से ही कुछ पत्ते इकट्ठे करके ला रहे हैं और उसका नाम खोजेंगे तो ये उनको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि किस पेड़ के पत्ते का डिजाइन क्या होता है। अब नेक्स्ट इसमें पीपीटी में हम देखेंगे, अगला स्लाइड में है। तो हम लोग जैसा पहले देखे हैं कि हम लोग प्रथम पृष्ठ को पढ़ेंगे ताकि मुख्य पॉइंट समझ सकें, मुख्य सवाल को समझ सकें और उसके से जो संबंधित गतिविधि है उसको स्कैन करके एक बार देख लेंगे ताकि आगे वाली कक्षा में के लिए हम पूरी तरीके से तैयार रहें। और पाठ्य योजना के प्रभावी कक्षा संचालन की जो पाठ्य योजना जो है वो कक्षा संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण इकाई है। आप घर में बनाते हैं तो पहले बनाना पड़ता है कि एक योजना, आप खाना पकाने जाते हैं, आप खाना खाने जाते हैं होटल में तो एक मेनू देख करके एक आपको योजना बनानी पड़ती है कि आज अभी आप टेबल पर क्या मंगवाने वाले हैं। तो योजना का तो बहुत महत्व है। एट रैंडम तो कुछ होगा नहीं, इसलिए जो भी पाठ है उसको यदि हम अनुभव के माध्यम से बच्चों को सिखाना चाहेंगे तो हमको एक योजना बनानी ही पड़ेगी कि कौन सी गतिविधि करनी है, कौन से उदाहरण देने हैं, उनके लिए किन संसाधनों की व्यवस्था करनी है और उन संसाधनों का प्रयोग किस परिस्थिति में किस तरीके से किया जाएगा। तो पाठ प्रारंभ करने के पहले उसके अधिगम प्रतिफल को भी पढ़ लेंगे ताकि हम अपने ट्रैक पर बने रहें और अधिगम प्रतिफल से हम दूर न जाएं। अधिगम प्रतिफल ही हमारा मुख्य फोकस होना चाहिए। अधिगम प्रतिफल की कक्षा अनुसार, विषय अनुसार अधिगम प्रतिफल की प्राप्ति ही राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा में है। एनईपी का ये मुख्य उद्देश्य है। तो इसके मुख्य भाग जो है अभी आपके स्क्रीन पर उस साइड दिख रहे हैं जिसमें कि आपकी सुविधा के लिए इसे 6-7
टॉपिक के अंतर्गत बांट के रखे गए हैं। ये आपका विवरण क्या है उस पाठ का, उस पाठ के मुख्य सवाल, यानी कि मुख्य उसका प्रयोग जो है, व्यवहारिक प्रयोग वो किस तरीके से होगा उसका, वही प्रमुख सवाल जो है वो व्यवहारिक प्रयोग से संबंधित है। पाठ का नाम हो गया, पाठ अंतर्गत गतिविधियों के लिए क्या क्या आवश्यक संसाधन है उसके लिस्ट बने हुए हैं आपकी सुविधा के लिए। सीखने के बदौलत बच्चे क्या क्या कर पाएंगे, जिसे हम अधिगम प्रतिफल भी टेक्निकल शब्द में कह सकते हैं। तो ये सीखने के परिणाम हैं, शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए सुझाव हैं और सारांश वीडियो है। तो आज हम प्रमुख सवाल, सीखने के परिणाम और शिक्षकों के सुझाव पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और इस चर्चा के आधार पर हम लोग आगे की कक्षाओं में अभी नए सत्र में प्रथम चैप्टर से ही इनका हम लागू करेंगे, ताकि ये साल पूरा होते होते हमारे शिक्षक और हमारे बच्चे सभी को विज्ञान वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जीने आ जाए। विज्ञान केवल कुछ तथ्यों की जानकारी नहीं है, केवल सूत्रों को रटना विज्ञान नहीं है। विज्ञान है कि हम क्या, क्यों, कैसे प्रश्नों को अपने इर्द गिर्द में देखें, समझें, प्रश्न करें और उस समस्या का निदान निकालें। तो आज के दिन तो इतना ही चर्चा है, और हम लोग आगे की योजना फिर आगे बात करेंगे। तो सवाल पूछने के लिए बच्चों को जब प्रेरित करना है, तो बच्चे किस प्रकार से उस चैप्टर से संबंधित, उसके व्यवहारिक प्रयोग से संबंधित सवाल पूछें, सवाल का निर्माण हमको बच्चों के माध्यम से करवाने के लिए तैयार रहना है, और ये इस बार का हम लोगों का टास्क है।